नमस्कार, आप देख रहे हैं टैक्स गुरु। मैं हूं प्रियंका संभव। टैक्स सेविंग और टैक्स प्लानिंग के शो में आपका स्वागत है, जहां टैक्स से जुड़ी आपकी हर समस्या का होता है समाधान। आज टैक्स गुरु में दर्शकों के टैक्स से जुड़े सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं दो एक्सपर्ट। LIC के रीजनल मैनेजर मार्केटिंग अशोक कुमार शर्मा कोलकाता स्टूडियो से जुड़े हमारे साथ, और टैक्स एक्सपर्ट बलवंत जैन मुंबई स्टूडियो से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं आज किन खास मुद्दों पर रहेगा टैक्स गुरु का फोकस। अपने इंश्योरेंस को आप कैसे बना सकते हैं टैक्स प्लानिंग का हिस्सा। इंश्योरेंस पॉलिसी से मिली रकम पर क्या है TDS के नियम, और टैक्स रिटर्न फाइल करने के पहले किन के लिए जरूरी है फॉर्म 10E भरना। तो ये सारी बातें होंगी, लेकिन शुरुआत करते हैं AK शर्मा LIC के रीजनल मैनेजर मार्केटिंग से। शर्मा जी, स्वागत है। आपसे समझना चाहूंगी टैक्स प्लानिंग और लाइफ की प्लानिंग, इन दोनों में इंश्योरेंस जो है अहम भूमिका निभाता है। तो आप बताइए इंश्योरेंस क्यों अहम है, क्यों जरूरी है, हर के पास एक इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों होनी चाहिए। टैक्स प्लानिंग की कभी भी बात होती है तो साथ में इंश्योरेंस की बात जरूर होती है, क्योंकि टैक्स प्लानिंग के लिए एक ये मौका है जब भी आदमी कोई टैक्स प्लानिंग करता है कि साथ में अपनी इंश्योरेंस नीड्स को भी वो रिव्यू करे। और जब इंश्योरेंस में प्रीमियम अगर 1.5 लाख रुपए तक का प्रीमियम दिया जाता है तो वो सेक्शन 80C के तहत एग्जेम्प्ट होता है, और ऐसे ही 80D में भी 25,000 अपने और अपने परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के लिए, प्लस 35,000 रुपये अगर सीनियर सिटीजन है, उसके डिपेंडेंट पेरेंट है, टोटल मिला के 55,000 ये और 1,50,000 वो, तो लगभग 2,05,000 रुपये तक का अगर प्रीमियम कोई LIC की प्लान्स में देता है तो उसको टैक्स में एग्जेम्पशन मिलता है। पर मेरा ये मानना है कि जब इंश्योरेंस की कोई प्लानिंग करता है तो रिटायरमेंट प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, क्रिएशन ऑफ एस्टेट प्लानिंग, ये साथ ही इसके साथ ही जुड़ जाते हैं। पर हालांकि टैक्स प्लानिंग और इंश्योरेंस प्लानिंग दोनों साथ साथ चलते हैं, पर मैं ये कहूंगा कि इंश्योरेंस प्लानिंग प्रीसीड करती है और इंश्योरेंस प्लानिंग कंपोजिट प्लानिंग है। तो लेकिन जब लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट मैच्योर होती है, उसकी रकम हाथ में मिलती है, तो बलवंत ये समझाइए मैच्योरिटी की रकम पर भी क्या टैक्स छूट मिलती है। देखिए प्रियंका, ऐसा है कि जो इंश्योरेंस कंपनी से जो पैसा मिलता है वो सब पैसा एग्जम्प्ट नहीं होता है। एक तो जब डेथ पे कोई भी डेथ क्लेम का जो पैसा मिलता है वो पूरी तरह एग्जम्प्ट होता है। इसके अलावा अगर जितना प्रीमियम पेइंग टर्म है, अगर उस प्रीमियम पेइंग टर्म में आपका प्रीमियम जो है वो कोई भी साल आपका सम एश्योर्ड का 10% से अगर ज्यादा है, तो जो कोई भी एक साल में, जरूरी नहीं कि हर साल में, कोई भी एक साल में 10% का सम एश्योर्ड से ज्यादा है, और अगर पॉलिसी आपकी 1 अप्रैल 2012 के बाद में ली हुई है तो जो मैच्योरिटी प्रोसीड्स है वो पूरा का पूरा टैक्सेबल है, और उसके पहले अगर पॉलिसी ली हुई है तो वो 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो कीमेंस इंश्योरेंस का जो मैच्योरिटी प्रोसीड्स है वो पूरी तरह से टैक्सेबल है। शर्मा जी, आपसे समझना चाहूंगे किसी पॉलिसी को अगर कोई पॉलिसी होल्डर सरेंडर करना चाहता है तो उसे किन बातों का ख्याल रखना होगा, और क्या कोई कम से कम टाइम सीमा होती है जितने समय तक आपको पॉलिसी चालू रखना जरूरी होता है, तभी आपको जाके सरेंडर वैल्यू मिल सकती है। बलवंत जी ने जो अभी बात कही है उसके बारे में भी आपके दर्शकों के लाभ के लिए बताना चाहूंगा कि LIC की जितनी पॉलिसीज होती हैं उसमें मुश्किल से 5% के करीब पॉलिसी हैं जिसके अंदर मैच्योरिटी प्रोसीड टैक्सेबिलिटी में आती है। LIC खुद इतना ध्यान रखती है, हालांकि आजकल सारी पॉलिसीज इस तरीके से डिजाइन की गई हैं कि उसमें जो अभी नियम बताए गए हैं कि 10 टाइम्स जितना प्रीमियम एक साल का है उसका रिस्क कवरेज 10 टाइम्स होना चाहिए, तब ये सेक्शन 1010D में एग्जम्प्ट रहती हैं। तो मुश्किल से 5% के करीब पॉलिसी ऐसी होती हैं जो हमारा एक्सपीरियंस है, और हमारे जो एजेंट्स हैं वो भी अपने बीमा धारकों को ये समय पे बताते हैं कि आपको इसका क्या लाभ, इसमें वेदर ये मैच्योरिटी प्रोसीड्स एग्जम्प्ट रहेंगी या नहीं रहेंगी। तो ये रहा। दूसरी बात सरेंडर की। सरेंडर हम सदा ये चाहते हैं कि पॉलिसी होल्डर जब भी पॉलिसी ले सरेंडर नहीं करे, क्योंकि सरेंडर कभी भी फायदे का सौदा नहीं है। और मैं ये कहूंगा कि दोनों इंश्योरेंस कंपनी के लिए भी और जो पॉलिसी धारक है दोनों के लिए अच्छा नहीं है, और दोनों को ही नुकसान होता है। क्योंकि अगर पॉलिसी का प्रीमियम 3 साल तक दिया गया है
तभी कुछ सरेंडर मिलता है, अदरवाइज सरेंडर वैल्यू नहीं मिलता। तो एक स्वाभाविक रूप से पॉलिसी धारक ये बोलता है कि मैंने प्रीमियम दिया इंश्योरेंस में और मुझे कुछ पैसा नहीं मिला। तो उसका कारण सिर्फ ये रहता है कि शुरू के अंदर हमारी भी इनिशियल इंश्योरेंस कंपनी का भी इंश्योरेंस में कॉस्ट काफी ज्यादा होती है जो फ्रंट लोडेड होती है, और सारा प्रीमियम क्योंकि लेवल प्रीमियम चार्ज किया जाता है तो वो हमारा LIC का भी कॉस्ट पूरा उतना रिकवर नहीं होता। तो ये एक किस्म से लूज लूज सिचुएशन रहती है। इसलिए हम अपने जितने भी बीमा धारक, अगर कभी हम यही उनको सुझाव देंगे कि ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि पॉलिसी सरेंडर ना की जाए, और जो साधन है और इन्वेस्टमेंट है उनमें डिप करके अपना अगर कहीं जरूरत है तो उसको किया जाए। और LIC की पॉलिसी कोई भी सरेंडर तब की जाए जब बहुत ही और सारी तरफ से कहीं पे हमें पैसा नहीं मिलता, तब इसको यूज किया जाए। तब सरेंडर 3 साल के अगर प्रीमियम दे दिए गए हों तब सरेंडर वैल्यू मिलती है। और सरेंडर में भी 2 तरीका का प्रावधान है। एक है IADA रेगुलेशन 1 जनवरी 14 के बाद से प्रावधान कुछ अलग है। पहले इंश्योरेंस एक्ट 1938 के मुताबिक गारंटेड सरेंडर रहता था, जिसमें 3 साल के अगर प्रीमियम दे दिए गए हैं तो पहले साल का प्रीमियम निकालने के बाद बाकी 2 साल का 30% प्रीमियम दिया जाता था। पर LIC गारंटीड, ये इंश्योरेंस एक्ट के मुताबिक है, पर वो गारंटी से ज्यादा LIC अपने आप से स्पेशल सरेंडर वैल्यू बोलते हैं जिसको, वो जो उससे हायर होती है वो देते हैं, क्योंकि हायर ऑफ दिस टू देना है। बिल्कुल। और अभी IADA के प्रावधान के बाद नई पॉलिसीज में भी इसी तरीके का आ गया है, जिसके अंदर मिनिमम 30% ऑफ द जो प्रीमियम दिए जाते हैं वो वापस दिए जाते हैं। पर सिंगल प्रीमियम में अलग तरीके के रूल्स हैं, जिसमें 70% से 90% तक का दिया जा सकता है। और ऐसे ही ये जो दूसरी पॉलिसीज हैं, जो रेगुलर मोड की पॉलिसीज हैं, उसमें 30% से लेके और आगे और शर्मा जी, अगर पॉलिसी किसी ने ली है, लैप्स कब हो जाती है पॉलिसी होल्डर को आप क्या हिदायत देना चाहेंगे कि लैप्स होने से आप अपनी पॉलिसी को कैसे बचाएं? मैं ये कहना चाहूंगा कि अपनी पॉलिसीज को पूरा संभाल कर रखना चाहिए और ग्रेस पीरियड के अंदर ही अपना प्रीमियम पे करना चाहिए, प्रीमियम समय पे करना चाहिए। और ग्रेस पीरियड के अंदर जरूर प्रीमियम पे कर दें, क्योंकि मंथली मोड की अगर पॉलिसी है तो उसमें 15 दिन का ग्रेस पीरियड होता है, और बाकी अदर मोड्स हैं जो क्वार्टरली, हाफली, ईयरली है, उसमें 1 महीने का ग्रेस पीरियड रहता है। तो 1 महीना और 30 डेज का जो पीरियड है उसके बीच में प्रीमियम पे कर देना चाहिए। अगर ग्रेस पीरियड में प्रीमियम पे नहीं होता तो पॉलिसी लैप्स होती है, और जो पॉलिसी जो ली गई है उसके लाभ से वो बीमाधारक वंचित रहता है। पर इसके बावजूद भी मैं ये कहूंगा कि 3 साल तक पॉलिसी के प्रीमियम समय पे बिल्कुल भरने चाहिए, ग्रेस पीरियड के बीच में भरने चाहिए, क्योंकि LIC इसके बावजूद भी कुछ क्लेम कंसेशन देती है, एक्सटेंडेड क्लेम कंसेशन देती है कि अगर 3 साल प्रीमियम दिए हैं और 6 महीने तक आगे प्रीमियम नहीं भी दिए गए हों तो भी पॉलिसी में क्लेम पूरा मिलता है। और ऐसे ही अगर 5 साल पॉलिसी चल गई है तो 1 साल तक अगर प्रीमियम नहीं दिए गए तो पॉलिसी में तब भी सारे तरीके के बेनिफिट मिलते हैं, पर पॉलिसी लैप्स मानी जाती है। अगर ग्रेस पीरियड भी मिस हो जाए किसी पॉलिसी होल्डर से और पॉलिसी लैप्स हो जाती है और कुछ समय के बाद वो उसे दोबारा रीस्टार्ट करना चाहता है, तो क्या ये ऑप्शन रहता है पॉलिसी होल्डर के पास? यस, बिल्कुल। पॉलिसी होल्डर जब तक पॉलिसी होल्डर क्या है, जिसको हम बोले बीमित व्यक्ति, लाइफ एश्योर्ड, वो अपने जीवन काल में जो अनपेड प्रीमियम है वो अनपेड प्रीमियम पे कर अपनी पॉलिसी को दोबारा रिवाइव करा सकता है, और उसको अपनी जो कंटिन्यूड इंश्योरेबिलिटी जिसको बोलते हैं कि वो अभी भी इंश्योरेबल, उसका अपना प्रूफ ऑफ गुड हेल्थ देना पड़ता है। उस तरीके से उसके भी डिफरेंट पीरियड है कि 6 महीने के अंदर सिर्फ अपना कंटिन्यूड अच्छी हेल्थ का जो प्रमाण है वो उसको देना है, और उसके बाद से उसको मेडिकल रिक्वायरमेंट कुछ लगती हैं। जिस तरीके की अलग अलग पॉलिसी में अलग अलग तरीके के प्रावधान हैं, उसके मुताबिक 2 साल के भीतर वो कभी भी अभी नई पॉलिसीज में कभी भी अपनी पॉलिसी को दोबारा रिवाइव करा सकता है। हमेशा ये द्वंद बरकरार रहता है कि इंश्योरेंस में निवेश करें जिंदगी की प्लानिंग के लिए या टैक्स की प्लानिंग के लिए, आप इसका क्या जवाब देना चाहेंगे? मैं कहूंगा कि जैसा मैंने अपनी बात शुरुआत में कही थी कि इंश्योरेंस एक नीड है, बेसिक नीड है। तो पहले, क्योंकि जब टैक्स प्लानिंग नहीं भी हो, उदाहरण के लिए कोई एक यंग मैन है जिसको अपने लिए इंश्योरेंस कराने, उसको सारी तरीके की अपनी प्लान करानी है अपने फ्यूचर के लिए भी,
उसको इन्वेस्टमेंट के लिए भी अपना पैसा इकट्ठा करना है, जो कि पेनलेस मैनर में थोड़ा थोड़ा पैसा करके वो इंश्योरेंस प्रीमियम के जरिए इकट्ठा कर सकता हूं, तो उस समय भले उसकी टैक्स की सेविंग की नीड ना हो, टैक्स कंसेशन, वो टैक्सेबल उसकी इनकम ना हो, उस दायरे में ही ना आता हो, पर फिर भी उसके लिए इंश्योरेंस महत्वपूर्ण है। और जैसे ही अगर उसका जब टैक्सेबल इनकम उसकी होती है तो उसको ऑटोमेटिकली इस तरीके के भी जो टैक्स के बेनिफिट है जो इंश्योरेंस के साथ जुड़े हैं वो उसको एडिड एडवांटेज है। तो मेरा मानना है कि इंश्योरेंस प्रिसीड करता है टैक्स से, और हर आदमी को एडिक्वेट इंश्योरेंस कराना चाहिए, क्योंकि और कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट का मीन्स नहीं है जो एक सिंगल प्रीमियम देने के बाद, एक प्रीमियम देने के बावजूद भी पूरा एक एस्टेट क्रिएट कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने अगर 10 लाख का इंश्योरेंस लिया है, एक भी प्रीमियम दिया है उसने 1 साल का, तो उसका एक 10 लाख का जो रिस्क कवरेज है वो हर समय उसके परिवार के लिए एक उपलब्ध रहता है। शुक्रिया AK शर्मा, बहुत धन्यवाद हमारे शो में शामिल होने के लिए। शर्मा जी को तो हम धन्यवाद कह रहे हैं, लेकिन हमारे टैक्स एक्सपर्ट बलवंत जैन अभी भी हमारे साथ बने हुए हैं। इस ब्रेक के बाद टैक्स से जुड़े आपके सवाल लेंगे। और आपके लिए पते की बात, अगर बैंक खाते का ब्यौरा गलत देने की वजह से आपको नहीं मिल रहा है टैक्स का रिफंड, तो क्या करें आप बताएंगे आगे टैक्स गुरु में। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और हमारी कोशिश है कि हम आपका ज्यादा से ज्यादा टैक्स बचा सके। मेरे साथ आज बलवंत जैन जुड़े हुए हैं आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। गाजियाबाद से नकुल कौशिक है फोन लाइन पर अपने सवाल के साथ। नकुल जी नमस्ते, बताइए क्या परेशानी आ रही है टैक्स को लेकर। बलवंत जी आपकी मदद करने के लिए हमारे साथ हैं। हेलो मैम, हेलो सर। एक्चुअली मेरा ये क्वेश्चन था कि अगर हम पर्सनल लोन ले रहे हैं होम रिनोवेशन के लिए, तो एज पर सेक्शन 24 शायद हम उसके लिए जो पर्सनल लोन का इंटरेस्ट है उसके लिए हम टैक्स एग्जेम्पशन के लिए कर सकते हैं। तो मेरा ये सवाल था कि कैसे करेंगे, क्योंकि और मैंने लास्ट ईयर का ITR भी फाइल कर दिया है, टैक्स भी दे दिया है। तो सबसे पहले तो ये कि कैसे करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उसमें लगेंगे, और दूसरा ये कि क्या मैं पिछले साल के लिए कर सकता हूँ। देखिए नकुल जी, ऐसा है कि आप जो 24B का डिडक्शन की बात कर रहे हैं, इंटरेस्ट का, जो आप घर खरीदते हैं, घर का रिनोवेशन करते हैं, रिपेयर करते हैं, उसके लिए जरूरी नहीं कि आपने जो पैसा लिया है वो होम लोन ही होना चाहिए। पर्सनल लोन और इवन आप आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव से भी अगर इंटरेस्ट पे बोरो करते हैं और इनको अगर इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं तो भी आपको ये 24B का डिडक्शन मिलेगा। पर ये एक बात बताना चाहूंगा कि ये जो डिडक्शन है वो सिर्फ इंटरेस्ट का है, रीपेमेंट का डिडक्शन नहीं है। जहां तक प्रश्न आपका कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको रखने चाहिए, तो देखिए जैसे आपने पर्सनल लोन लिया होगा तो पर्सनल लोन का स्टेटमेंट होगा, फिर आपने जो रेनोवेशन के लिए पेमेंट दिया होगा, बिल वगैरह होगा, वो सब डॉक्यूमेंट वगैरह आप संभाल के रखिए। और आपको एस्टैब्लिश जरूर करना पड़ेगा कि आपका जो पर्सनल लोन का पैसा आया है वो आपने आपका जो रिनोवेशन के लिए दिया है, तो वो बैंक स्टेटमेंट से एंट्री आपकी आमने सामने मैच हो जाएगी, मैच हो जानी चाहिए। अगर मैच नहीं होगी तो शायद आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। डॉक्यूमेंट आप कुछ भी अटैच नहीं कर सकते रिटर्न के साथ में, आपको सब डॉक्यूमेंट संभाल के रखने पड़ेंगे। कभी भी आपका केस अगर डिटेल सैंपल स्क्रूटिनी के लिए आ गया तो आपको जो असेसिंग ऑफिसर है उसके सामने प्रोड्यूस करना पड़ेगा। लास्ट पार्ट जो है आपके प्रश्न का कि आपने रिटर्न तो भर दिया, अभी क्या करें। अगर आपने रिटर्न जो ड्यू डेट थी पिछले साल की 5 अगस्त, उसके पहले अगर भरा है तो आप अपना जो इनकम टैक्स का रिटर्न है वो रिवाइज कर सकते हैं, और जो 24B का जो डिडक्शन है वो आप नहीं क्लेम कर पाए वो आप क्लेम कर सकते हैं। और हालांकि आपने टैक्स पेमेंट कर दिया है, अगर रिटर्न रिवाइज करने के बाद में आपका रिफंड आता है तो आपको वो रिफंड भी मिल जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रियंका गोस्वामी ने हमें ईमेल किया है और बताया है कि वो एक सरकारी कंपनी में काम करती हैं, लेकिन इसके पहले वो एक प्राइवेट कंपनी में नवंबर 2008 से नवंबर 2013 तक यानी 5 साल तक थी, जिसमें इनका PF भी कटता था। प्रियंका ने जुलाई 2014 में अपना PF का पैसा निकाल लिया, जिसमें TDS कट गया। प्रियंका समझना चाहती हैं क्या 5 साल के बाद भी PF अकाउंट से पैसे निकालने पर टैक्स देना पड़ता है, और अगर हाँ तो उन्हें अब क्या करना होगा। देखिए प्रियंका, ऐसा है, मेरे पास में जो डिटेल है उसके हिसाब से प्रियंका जी ने, हालांकि उनके 60 महीने का EPF का कंट्रीब्यूशन जरूर गया है, पर उनका जो एम्प्लॉयर जो EPF में कवर्ड है
वहां पे उन्होंने पूरे 5 साल है वो कवर नहीं किया, थोड़ा सा 20 दिन का उनका गैप है। और जो रूल 8 है शेड्यूल 4 का इनकम टैक्स एक्ट का, जो डील करता है ये पीएफ का टैक्सेशन का रूल, उसके हिसाब से आपकी जो सर्विस है, जो पीएफ में कवर्ड एम्प्लॉयर है, उसमें 5 साल पूरा होना चाहिए। मतलब आपका 60 कंट्रीब्यूशन की बात नहीं है, 5 साल पूरा होना चाहिए। और चूंकि आपकी ज्वाइनिंग और रिपोर्टिंग डेट रिपोर्ट होती है उनको पीएफ डिपार्टमेंट को, इसके लिए उन्होंने टीडीएस काटा है। और ये आपकी जो डिटेल मेरे पास में, उसके हिसाब से आपने जो पीएफ का पैसा विड्रॉ किया है वो टैक्सेबल है। अब उन्होंने तो 10% के हिसाब से ही काटा होगा। जैसे मैंने बताया, टीडीएस और आपकी टैक्स लायबिलिटी दोनों अलग अलग चीज है। अगर आप 10% की स्लैब में आती है तो आपका कोई एडिशनल टैक्स लायबिलिटी नहीं आएगा, परंतु अगर आप 20%, 30% की स्लैब में आती है तो आपको जो एडिशनल टैक्स है वो भरना पड़ेगा। और अगर आपका 80C, 80D, 80TD ये सब डिडक्शन क्लेम करने के बाद में अगर आपकी इनकम टैक्सेबल लिमिट से नीचे आती है तो जो आपका 10% के हिसाब से जो पैसा कट गया है उसका आप रिफंड भी क्लेम कर सकती है। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। ज्योति भाटिया हैं, काफी परेशान है। इन्हें सीपीसी बंगलुरु से पिछले महीने रिफंड का ईमेल मिला है, लेकिन रिफंड नहीं पहुंचा है। और ज्योति ने जाके वेबसाइट पर सारे डिटेल्स चेक किए तो इन्हें पता चलता है कि रिफंड इसलिए प्रोसेस नहीं हो सका क्योंकि बैंक खाते का ब्यौरा गलत था। अब ज्योति जी जानना चाहती हैं कि क्या करें, गलत बैंक डिटेल्स की वजह से रिफंड पहुंच नहीं पा रहा है, रिफंड बनता है, मेल भी आ चुका है, अब क्या करना चाहिए ज्योति को? देखिए प्रियंका, ऐसा है, ज्योति जी का जो रिफंड गलत बैंक अकाउंट नंबर की वजह से प्रोसेस नहीं हो रहा है, तो एकदम सीधा सिंपल प्रोसेस है। क्योंकि इनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो हो गया है इनकम टैक्स की वेबसाइट पे, तो वहां पर लॉगिन करें, माय अकाउंट का टैब आएगा, माय अकाउंट के टैब के नीचे एक रिफंड री इश्यू रिक्वेस्ट आता है, उस पर क्लिक करेगी तो जो असेसमेंट ईयर है, फिर जो सीपीसी से उनको कम्युनिकेशन आया है, उसमें कम्युनिकेशन नंबर डालना पड़ेगा। और उसी बॉक्स में एक रिफंड सीक्वेंस नंबर भी होता है, वो रिफंड सीक्वेंस नंबर भी डालेंगे तो आगे एक विंडो दूसरा खुल जाएगा जिसमें उनको अपने जो नए बैंक अकाउंट है उनकी डिटेल डालनी पड़ेगी। और मेरा सुझाव है कि जब ये बैंक की डिटेल डाले, बैंक अकाउंट नंबर वगैरह, वो 2 बार चेक करे सबमिट बटन दबाने के पहले। अगर आपने ये कर दिया तो फिर आपका रिफंड इन ड्यू कोर्स है वो प्रोसेस हो जाएगा और आपको रिफंड मिल जाना चाहिए, आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यानी बहुत ध्यान से अपने बैंक डिटेल का नंबर वहां पर डालिए। और ज्योति जी, कोई चिंता की बात नहीं है, रिफंड री इशू रिक्वेस्ट आपको करनी होगी। लेते एक छोटा सा ब्रेक, यहाँ पर लौटेंगे और बलवंत से समझेंगे कि टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए किन्हें भरना है फॉर्म 10E और क्यों है ये जरूरी फॉर्म। आगे वेलकम बैक, आप देख रहे हैं टैक्स गुरु। देवास से विक्रम आप्टे हमारे साथ फोन लाइन पर हैं अपने सवाल के साथ। नमस्ते विक्रम जी, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते बलवंत जी, मैं विक्रम आप्टे। मेरे को एक जानकारी चाहिए थी कि मेरे पिताजी का देहांत हो गया था कम से कम 4-5 साल पहले, और उन्होंने कुछ एफडीज और केवीपीज हमारे फैमिली मेंबर्स के नाम से रखी हुई थी और कुछ उनके नाम से भी है, तो उसको हम कैसे रेगुलराइज करके उसका क्या टैक्स ट्रीटमेंट रहेगा, वो जानकारी चाहिए थी। देखिए विक्रम जी, जैसा मैं समझ पा रहा हूं कि आप चाह रहे हैं कि वो पैसा जो आपके फादर का था वो आपको मिलेगा, उसकी क्या टैक्स लायबिलिटी बनेगी। तो चूंकि एस्टेट ड्यूटी बहुत पहले निकल गई है और कोई भी इनहेरिटेंस टैक्स नहीं है, और जो सेक्शन 56(2) है इनकम टैक्स का, उसके हिसाब से भी कोई भी पैसा या तो आपको विल के अधीन मिलता है या जो इनहेरिटेंस लॉ एप्लीकेबल है उस पे जो पैसा मिलता है वो पूरी तरह से एग्जम्प्ट है। तो जो आपको आपके फादर का जितना भी पैसा है वो आपको या और आपके नॉन रिलेटिव को भी अगर उन्होंने विल के जरिए दिया है तो वो पूरी तरह से एग्जम्प्ट है, तो उस पर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। परंतु एक बार ये जो पैसा आपके नाम से ट्रांसफर हो जाएगा उसके ऊपर फिर आपको टैक्स भरना पड़ेगा। अगला सवाल जयेश वरियानी का, जानना चाहते हैं कि क्या टैक्स रिटर्न फाइल करने के पहले फॉर्म 10E भरना जरूरी है? क्या ये फॉर्म इनकम टैक्स विभाग के पास इन्हें भरना होगा? देखिए प्रियंका, ऐसा है, जहेश जी को थोड़ा कंफ्यूजन है। जो 10E फॉर्म है वो आपको अपना जो एम्प्लॉयर है जहां पे आप काम कर रहे हैं उसको देना पड़ता है। और वो क्यों देना पड़ता है? क्योंकि अगर आपको कोई पुरानी सैलरी, एरियर की सैलरी मिल रही है या कोई एडवांस की सैलरी मिल रही है जिसकी वजह से आपका करंट ईयर का टैक्स रेट ऊपर चला जा रहा है, तो आप जब वो एम्प्लॉयर टीडीएस काटता है उसके पहले आप जो
10E फॉर्म है वो अपने एम्प्लॉयर को दे, जो प्रेजेंट एम्प्लॉयर है उसको दे सकते हैं। तो आपको जो 89 का रिबेट है वो रिबेट देने के बाद में आपका कम टीडीएस कटेगा। इनकम टैक्स एक्ट में कहीं पे भी प्रोविजन नहीं है कि आपको जो 10E फॉर्म है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सबमिट करना पड़ता है। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन है उनको। तो अगर इन्होंने तो अभी जैसे उनका शायद टीडीएस वगैरह कट गया होगा, तो अब जब ये रिटर्न फाइल करे तो 89 का रिबेट क्लेम करें, और अगर रिबेट क्लेम नहीं कर पाए हैं तो अपना रिटर्न अभी भी रिवाइज कर सकते हैं, पर 10E फॉर्म सबमिट करने का समय निकल गया है। और ये वैसे सबमिट करना होता है एम्प्लॉयर को, ये क्लैरिटी दे रहे थे आपको बलवंत जी। शुक्रिया बलवंत जी, आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए, हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया। तो टैक्स गुरु में इतना ही। अपने सवाल भेजते रहिए, हम हर हफ्ते हाजिर रहेंगे टैक्स को आसान बनाने के लिए। नमस्कार।